सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रेगुलर वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न है, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि हुई। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे, इससे सीपी निकालेंगे। ये विक्रय मूल्य है और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ से सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर क्या होता है, तो ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ ये लिख लेंगे और 100/15% का हानि हो रहा है यानी कि 85। तो यहाँ से ये सीपी आ जाएगा। अब इस सीपी में क्या करते हैं, 15% का लाभ प्राप्त करना है तो 15% का लाभ प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 115/100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 17 से कट जाएगा, ये 85 17 से कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 ये 15, 115 23 से कट जाएगा। ठीक है, 17 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 ये 15, ये हो जाएगा। और इसमें 17 से डिवाइड कीजिएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17 यानी कि 1100 गुने 23। 23 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 तिये 33, 3 11 दूना 22 और 3 25 यानी कि 25,300 इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कब, जब 15% प्रॉफिट प्राप्त करना चाहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवजन्य सूत्र है? तो ये सिंपल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही फॉर्मूला है ना। तो बहुलक, माध्य और माध्यिका दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए बहुलक बराबर होता क्या है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जिस भी फॉर्मूले में ये फॉर्मेट आ जाए तो वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बहुलक दिया हुआ है, 2 बहुलक माइनस माध्य, 2/3 बहुलक माइनस माध्य और 2 बहुलक। बहुलक को यहाँ पे एमओ मान लेते हैं, मतलब इसको जो डिनोट किया जाता है, और इसको ए मान लेते हैं और इसको एम मान लेते हैं। ठीक है, माध्य को ए से डिनोट किया जा रहा है और माध्यिका को एम से और बहुलक को एम ओ से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, एम ओ माइनस क्या हो जाएगा, 2 माध्य 2 ए इज इक्वल टू, ये क्रॉस गुना 3 ऊपर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, एम और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 ए। यहाँ से 2 एम यानी कि बहुलक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका, ये उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो इधर आकर के क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 और ये 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो एम ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। जबकि है क्या, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, 6 है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा, 6 माध्य, 6 माध्यिका माइनस 6। अब माध्यिका का तो यहाँ रिलेशन किसी से बन नहीं रहा है और 6 माध्यिका आ रहा है, माध्यिका क्या कितना है, 3 है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 बहुलक माइनस 3 माध्य, 3 बहुलक माइनस 3 क्या है, माध्य इज इक्वल टू क्या है, माध्यिका माइनस माध्य। यहाँ से 3 बहुलक निकालिएगा तो m माइनस का क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2 यानी कि प्लस का 2a हो जाएगा और यहाँ से 3 फिर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एम ओ इज इक्वल टू एम प्लस 2a/3, यहाँ पे 3m माइनस 2a है तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है एम ओ माइनस ए इज इक्वल टू 3m माइनस 3a। यहाँ से एम ओ निकालिएगा तो ये a उधर जाकर के प्लस में आ जाएगा, 3m माइनस 2a।
यानी कि बहुलक बराबर क्या हो गया, 3 माध्यिका माइनस 2a, 3 माध्यिका माइनस 2a, यही पूछा जा रहा है। और ये वाला जो ऑप्शन है क्या होगा, इसके बराबर में आ जाएगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको सही कौन सा है ये चेक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान होगा। निकटतम बोला जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये है 68.27, यहाँ पे 140 है, और प्लस यहाँ पे कितना है 9.99, कहने का मतलब 10 उन्हें 7.7, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा 0, 10 10 खत्म, और ये प्लस में है तो 77 इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, और उसमें से 140 घटा लेंगे। ये 7 है, ये 2 है, 8 में से 7 गया 1, 7 2 8 7 15 जोड़ना है ना, तो 8 7 15, 1 7 6 13, 1 14, यानी कि 145.27, इसमें से 140 घटा दीजिए, 7 2 5 4 4 खत्म, यानी कि 5.27 के पास एक ही ऑप्शन है 5.093, और अनुमानित बोला जा रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 313। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन को देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है, 12 14 15 13। ये कैसी संख्याएं हैं, ये छोटी संख्याएं हैं और क्रमागत है, और दो क्रमागत है, यानी कि ये छोटी है तो इससे बड़ी क्या होगी 13, इससे बड़ी 15, इससे बड़ी 16, और इससे बड़ी 14। और इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो वो किसके बराबर होगा, 313 के बराबर होगा। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों को जोड़िए, 9 4 13, 1 6 4 10, 1 1 11, 1 1 2 1 3। तो यही क्या हो गया, इसके बराबर में हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल करना है, 423 गुने 423 माइनस 325 गुने 325 बटे 423 माइनस 325। तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, अपॉन में क्या है ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ये दोनों कट जाएगा, ए प्लस बी दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 423 और 325, तो 5 3 8, 8 देखिए किसका आ रहा है, 8 यूनिट डिजिट किसका है, दोनों का है, 5 3 8 और 2 2 4, 4 8 4, बस यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 3 7 वैसे भी दिख रहा है आपको, 4 3 7 700 हो गया, और 20 20 40 40, 5 3 8। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 पुरुष 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों का, पुरुष और महिला दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। 8 मैन प्लस 12 वीमेन 10 दिन में इस काम को करते हैं, और इसी काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालिएगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14, छोटा कर लेते हैं, 8 पंचे यहाँ हो जाएगा 40 एम प्लस 12 पंचे 60 डब्ल्यू, यानी कि वीमेन, 7 छक 42 मैन प्लस 8 सते कितना हो जाएगा 56 वीमेन। एक दूसरे से घटा लीजिए, 60 में से 56 गया तो कितना हो जाएगा 4 डब्ल्यू, 42 में से 40 गया तो 2 एम। यहाँ पे W अपॉन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2, यानी कि वीमेन का एफिशिएंसी निकल के आ गया 1 और मेन का एफिशिएंसी निकल के आ गया 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इस वीमेन और मेन के एफिशिएंसी को पुट करके निकाल लेंगे, या फिर इसमें वीमेन और मेन के एफिशिएंसी को पुट करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ये वाला पिक कर लेते हैं। 8 गुने मेन का एफिशिएंसी कितना है 2, 8 गुने 2 प्लस वीमेन का कितना है 12 गुने 1, और यहाँ कितना है 10,
इसको गुना कीजिए, यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 प्लस 12 एकम 12, इसको 10 से गुना कीजिएगा, 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 गुने 10 280। अब एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा, तो एक महिला का जो एफिशिएंसी है कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, 280 क्या हो जाएगा 30। यानी कि 280 दिन में क्या होगा, ये महिला, एक अकेले महिला है ना, एक महिला अकेले इस दीवार को बना देगी, या जो भी वर्क दिया हुआ है वो किया जाएगा इसके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाई इज इक्वल टू 22/7, इसका प्रयोग करके उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता होना चाहिए। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, ये तो आपको पता है। अब अर्धवृत्त का बोला जा रहा है तो यहाँ अर्धवृत्त देख लीजिए, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पूरे में क्या है, ये आधा है ना, पूरे में क्या है, ये आधा है, तो इसका आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा πr। बट ये पार्ट जो है ये πr निकला है, पूरा का पूरा πr नहीं निकला है। ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ही केवल πr निकला है। अब ये तो बचा ही हुआ है। अब ये क्या है, ये रेडियस है, ये r और r ये भी उसमें जुटेगा, तो πr प्लस 2r, ये जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा। अब इसमें r का वैल्यू पुट कर दीजिए। r है कितना, व्यास है 21, रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। अब यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, तो r कॉमन लीजिएगा तो 22/7 और प्लस कितना हो जाएगा 2। r कितना है, r हमें निकल के आया है 21/2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 14 में 22 में क्या करिएगा 14 जोड़िएगा, और नीचे हमारा एलसीएम है 21/2 गुने 4 2 6 2 1 3/7, 7 दिए 21, 2 18 दूना 36, 18 दिए क्या हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। यहाँ से तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये टोटल वर्क आ गया, 20 दिए 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ये आ गया तीनों का एफिशिएंसी। यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है, यानी कि ए 2 दिन में, ए की जो एफिशिएंसी 3 है, ये 2 दिन में कितना कर रहा है, ए अकेले पहले दिन करता है और दूसरे दिन भी अकेले ही करता है, और तीसरे दिन क्या होता है बी और सी दोनों आ जाता है। तो ए की एफिशिएंसी 3, 2 दिन में ये कितना काम करेगा, 3 दूनी 6 काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। ए की मदद जब बी और सी करते हैं तो ए जो है 3 दिन में, ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 1 6 काम करेगा, है ना। तो नहीं, तो अगले दिन, ये तो तीसरा दिन हो गया ना, तो ये थर्ड डे है ना। थर्ड डे में कितना काम होगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि तीसरे दिन 6 काम हो जाएगा। और 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। 2 दिन में 6 काम, और तीसरे दिन काम हुआ है 6, यानी कि 2 + 1, ये तीसरा दिन है ना, 2 + 1 कितना हो गया 3 दिन। तो 3 दिन में 6 काम प्लस 6 काम, कितना काम हुआ है 12 काम हुआ है। अब काम कितना करना है, 60 काम करना है, तो यानी कि इसका 5 गुना 60, तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 दिन में क्या होगा, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाए तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि वो जो पूरा काम होगा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरे दिन क्या होता है, ए जो है बी और सी की सहायता से कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो ये तीसरे दिन का काम है 6 काम।
और 2 दिन का काम कितना हो गया, 6 काम। तो 3 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 काम। और 12 काम 3 दिन का हो गया, और यहाँ पर काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 12 का 5 गुना 60, तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 15 दिन में ये 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दी गई आकृति में एल एम के समानांतर हैं, तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर थे उनमें पूछे गए हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। 2 समानांतर रेखाएं हैं, जैसे एल है और ये क्या है, एम है, और टी एक तिर्यक रेखा है, कोण एक्स का माप पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, जब इस तरीके से 2 समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। अब एक लाइन है, इस पर में ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो ये तो सीधा सीधा यहीं पर में आंसर निकल के आ गया। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। तो आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 15 है, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सारे के सारे 5 से मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 है और 21 है, तो 18 है कहने का मतलब 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो देख लेते हैं। 9, 9, 5, 4, 9, यानी कि 5 रह गया, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 9, 9, 5, 4, 9, ये 3 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। 9, 9, 5, 4, 9, ये भी हो सकता है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। 9, 9, 5, 4, 9, लास्ट में 5 बच गया, ये तो नहीं होगा। अब ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 15 के मल्टीपल रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चेक करेंगे, ये 3 का तो दोनों मल्टीपल है, यानी कि 18 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 21 है, 7 और 3, 7 और 3 को गुना करने से क्या आता है, 21 आता है। अब चेक करना है जो ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो कुछ नहीं है, इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 एकम 7, इसमें डिवाइड कीजिएगा 99540 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो 7 एकम 7, 2, 9 है ना, 7 चौके 28, 1, 5, 7 दूनी 14, 1, 4, 7 दूनी 14। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 से कट गया, तो 3 से तो जा ही रहा है, 3 से तो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। अब ये 7 से चला गया, ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम वगैरह ले करके इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती, 10 और 50 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, 50 गुने 50, यानी कि बी स्क्वायर बटे ए। 10 पचे 50, 50 25, 250 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो माध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये बायां है और ये दाहिने साइड में, इस तरीके से बाएं से दाएं तरफ इस तरीके से ये श्रृंखला दी हुई है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर बोला जा रहा है, जिनके ठीक पहले इवन, यानी कि ये है इवन यानी कि सम संख्या, और ये है ऑड, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। यानी कि मान लीजिए 2 है, 3 है, तो बाद में भी क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए, यानी कि 4, इस तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे आप, ऑड को निकालिए यहाँ से। ये ऑड है, इवन इवन, तो 254, एक तो ये आ गया। अब हम ऑड लिख लेते हैं, ये ऑड है, इवन तो है, बाद में इवन नहीं है। ये ऑड है, इससे पहले भी ऑड है, ऑड कहने का मतलब विषम, ये विषम, विषम से पहले सम है, बाद में भी क्या है, विषम है, ये नहीं होगा। विषम, विषम से पहले सम, बाद में क्या है, विषम, ये नहीं होगा। विषम, विषम संख्या ढूंढना है, विषम विषम, विषम से पहले सम, बाद में भी सम, यानी कि 2, 3, 4 ये हो जाएगा। विषम से पहले सम और बाद में भी क्या है, सम है, एक ये हो जाएगा। विषम से पहले सम और बाद में भी क्या है, सम है, तो ये भी हो जाएगा। विषम से पहले सम, बाद में सम नहीं है, तो ये नहीं होगा। विषम विषम, विषम से पहले सम, बाद में सम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। विषम से पहले विषम, बाद में विषम, विषम से पहले विषम, बाद में सम है, तो ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा,
ऐसे कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, दो संख्याएं दिया हुआ है, 3 दूनी 6x। 6x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 84। 6 कम 6 2, 6 चौके 24, x का वैल्यू 14 आ गया। तो इन दोनों का क्या है? सम पूछा जा रहा है। 3 2 5, इसको 5 से गुना कर दीजिए, 14 पंचे 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18, 96, 22, 116, 23। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो वैसे रीजनिंग को भी करना है, जीके को भी करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 18 से 96 कैसे आ रहा है। तो 18 पंचे 90, 18 को 5 से गुना कीजिएगा तो 90 और 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 96। उसी तरीके से 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, इसमें 6 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 116। उसी तरीके 23 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5 दिए 15, 5 दूनी 10 एक 11 प्लस 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 121। 121 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया ग्राफ और तालिका 3 अलग अलग वर्षों यानी कि 2015, 2016 और 2017 में जीत, मृदुल और शशांक नामक 3 सेल्समैन द्वारा बेची गई कुल इकाइयों को दर्शाया गया है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यदि, अब प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, यदि जीत ने 5 वर्षों अर्थात 2015 से 2019 तक, 2015, 16, 17, यहाँ पे 2018, 19, मान लीजिए यहाँ पे 2018 होता और यहाँ पे क्या है? 2019, जो कि नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। यहाँ 2019 तक औसतन 40 इकाइयाँ बेची है ना। यहाँ पे क्या है? यदि यदि जीत ने 5 वर्षों अर्थात 2015 से लेकर के 19 तक औसतन एवरेज 40 इकाइयाँ बेची हैं। एवरेज अगर 5 साल में 40 इकाई बेचा गया है तो टोटल कितना बेचा गया होगा? तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज 40 है और है कितना? 15 से 19 यानी कि 5 साल। 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल, टोटल कितना होगा? 200 यूनिट बेचा गया होगा। अब बोला गया है यदि 2018 और 19 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है, यानी कि जितना 2018 में बेचा जा रहा है उतना ही 2019 में भी बेचा जा रहा है, तो उसने 2018 में कितनी इकाइयाँ बेची? तो 2015, 16, 17 में कितना बेचा जा रहा है, इन सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करके इसमें से घटा दीजिए। 5 में से 3 साल का घटाइएगा तो ये 2 साल का नहीं निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 5 10 0, 4 3 7 1 8 5 13, यानी कि इन 3 सालों में 10 में से 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और ये तो 0 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों सालों में कितना बेचा गया है? 70 बेचा गया है। टोटल कितना बेचा जा रहा था? 200, और उसमें से 130 घटाया तो ये 70। 70 किसका आ गया? 70 आ गया 2018 और 19 का, दोनों। और दोनों साल में क्या है? दोनों साल में बराबर बराबर बेचा जा रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। यानी कि 2018 में भी 35 और 2019 में इसमें भी 35 सेल किया जा रहा है ना। 35 आइटम या जो भी है वो 35 सेल किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है 2018 में कितनी इकाइयाँ बेची गई? 2018 में 35 है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि 35 यूनिट्स 2018 में सोल्ड किया गया, यानी कि बेचा गया है। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों में संख्याएं विभिन्न व्यवसायों में व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। अब देखिए कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं। अब देखिए ये मैसन्स यानी कि राजमिस्त्री,
और ये कारपेंटर है, ये टेलर्स हैं। तो कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं, है ना, कितने ऐसे राजमिस्त्री हैं जो दर्जी भी हैं, यानी कि दर्जी हैं। ये टेलर है, ये मैसन्स यानी कि राजमिस्त्री हो गए। तो इसमें इन दोनों सर्कल को देखिएगा तो ये इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि ये 18 हो गया जो कि इसमें आ रहा है, और 32 इसमें आ रहा है। 18 इसमें आ रहा है और 32 भी इसमें आ रहा है, तो 18 प्लस 32 ये दोनों ऐड हो जाएगा। 8 2 10, 3 2 3 1 4 1 5, यानी कि 50 इन दोनों का सम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ये 50 जो है राजमिस्त्री दर्जी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरल करना है, अब ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ये टोटल का क्या है, होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे सेट है, तो इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, इन दोनों को पहले जोड़ना है, फिर एक दूसरे से घटा देना है। इन दोनों को जोड़िए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट, एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको जोड़िएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एक दूसरे से घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, घटाना है तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एम स्क्वायर खत्म, जेड स्क्वायर खत्म। अब एक्स स्क्वायर ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कोई कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर ये भी कट रहा है, और एम स्क्वायर ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और 2 दूनी 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देख लीजिए, इससे आगे तो और कुछ नहीं जा रहा है, और ऑप्शन भी कुछ इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, 4x स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसका आधार कितना है, 15 है, तथा संगत ऊंचाई जो है वो कितना है, 6 है। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 15, ऊंचाई 6, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 15 छक्के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंप्लीफाई है तो 12 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, 12 गुने 12 144, 144 और 12 कितना हो जाएगा, ये वाला 4 2 6 4 1 5 1, और उसमें से 1 घटाइएगा तो 155 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शनिवार को 1500 लोग एक प्रदर्शनी देखने आए। तो प्रदर्शनी है ना, उसको देखने के लिए 1500 लोग आ रहे हैं, जबकि रविवार को अगले दिन 1680 लोग प्रदर्शनी देखने आए। प्रदर्शनी देखने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कितनी होती है, परसेंटेज वृद्धि पूछा जा रहा है। तो पहले वृद्धि टोटल हो कितना रहा है, 1500 से 1680 यानी कि 180 हो रहा है, किस पे, 1500 पे हो रहा है। यहाँ से निकाल दीजिए जीरो, 12 से कट जाएगा, 12 15 ये 180, 12% की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे 5 15 है, 24 है, 15 दूना 30, 5 3 15, ये कुछ इस तरीके से है, 5 गुने 3, 5 गुने 3 15, इसमें एक ऐड कीजिएगा तो 6, इसमें एक ऐड कीजिएगा तो 4, इन दोनों का मल्टीपल जो है ये है 6 चौके 24। 35 35 को ब्रेक कीजिएगा तो 7 गुने 5, एक ऐड कीजिएगा तो 8, एक ऐड कीजिएगा तो 6, 8 छक 48। 63 को ब्रेक कीजिएगा तो 9 गुने 7, एक ऐड कीजिएगा तो 10, एक ऐड कीजिएगा तो 8, 10 8 80 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले काम करे तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय? आई थिंक इससे पहले भी आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे पुरुष का पूछा गया है, वहाँ पे महिला का पूछा गया था। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तभी तो पता चलेगा आपको कितना इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है और कितना आप सीख पा रहे हैं। सेम प्रश्न है, सेम सारा चीज़ सेम है। इन दोनों इक्वेशन को, ये जो भी दिया हुआ है, बराबर कर लेना है। बराबर करके पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क, और जैसे ही टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क निकालने से पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, दोनों का निकालेंगे, मेन और वीमेन का एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी निकालने के बाद टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क में जिसका भी पूछा जा रहा है, एक पुरुष का पूछा जा रहा है तो एक पुरुष के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी एफिशिएंसी निकल के आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से समझा है, पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 लिख करके और यहाँ पे जो भी आंसर है वो टाइप करके भेजिएगा। अगला प्रश्न है, सरल करना है। 4.32 इंटू 4.32 यानी कि ए स्क्वायर है, और ये क्या है, -2.64 इंटू 2.64 यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अपॉन में 1.68 है, तो एक दूसरे से घटा के देखिए, 12 में से 4 गया 8 4 12, और 12 में से 6 6 12, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो कट जाएगा, ए प्लस बी बस दोनों को जोड़ देना है, तो इसको जोड़ दीजिए। 4.32 और 2.64, 4 2 6 6 3 9, 4 2 6, 6.96 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 1.68 लिखिए या फिर 4.32 माइनस 2.64 लिखिए, बात यही है। 1.68 लिखिए या एक दूसरे को घटा करके लिख दीजिए यहाँ पर, तो वही मैंने किया है, इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को सेट कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए किसी काम को 32 दिन में पूरा करता है, ठीक है, ए कितना दिन में पूरा करता है, 32 दिन में। बी ए से 60% अधिक कुशल है। 60% कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, अब ये बी है और ये ए है। बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 32 गुने ए की एफिशिएंसी कितना है, 5, ये आ गया टोटल वर्क। इससे काम कराना है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 8 से, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 चौके 32, 5 चौके 20 दिन में क्या करेगा, बी अकेले उस काम को पूरा कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा, जिससे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, x होगा, मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, और यहाँ पर 12 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 12x, है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया x, 12 वस्तु क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 12 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12x। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 समान वस्तुओं को कुल इतना में बेचा जा रहा है, जिससे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, और लॉस जो हो रहा है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य x, तो 7 वस्तुओं का 7x। CP कितना निकला है, 12x, और SP कितना है,
12 वस्तुओं का SP जो है वो है 420। 420 इधर आ जाएगा, 7x को उधर ले जाएंगे, 12 में से 7 गया तो 5x, 5 अठे 40 और 5 चौके 20, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 84। तो पूछा जा रहा है ऐसी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यही तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना है x, तो x का वैल्यू 84, 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD के माप 2, 3, 5, 6 अनुपात में है तो चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, वर्ग है, पतंग है या समलंब है, क्या है? तो सबको पहले जोड़ लेते हैं। एक चतुर्भुज होता है उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 9, 9 चौक 36, 360। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले। 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16। 16x बराबर 360, या 16 यूनिट का वैल्यू कितना है? 360। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 32 4, 16 तिये 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया 22.5। तो सबसे गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 यूनिट का आ जाएगा 22 दूना 44, 1 45, 2 बराबर क्या आ जाएगा? 45। 3 बराबर क्या हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 तिये 15, 5 तिये 15, 1 3 दूना 6, 1 7, 3 दूनी 6, 67.5। 5 का वैल्यू आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25.5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 110.5। 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6, 6 पंचे 30, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 135.0, यानी 2 का वैल्यू 45, 3 का वैल्यू 67.5, 5 का वैल्यू 110.5 और 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 135.0, यानी कि 135। अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? इस तरीके से समांतर चतुर्भुज, यदि चतुर्भुज ABCD में कोण इतना इतना है के अनुपात में, चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज का जो कंडीशन होता है वो क्या कहता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होना चाहिए कितना? 180। ये और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। इनका और इनका, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। इसका और इसका, इन दोनों का सम, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। तभी तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, और ये एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। अब ये देखिए, क्या ये इन वैल्यू से ये सारा कंडीशन जो जो भी इसमें दिया हुआ है, ये क्या ये इसको फुलफिल कर पा रहा है क्या? तो आप देखेंगे ये 45 है, ये 45, 135, 45, 50, 30, 80, 100, इसको और इसको जोड़ने से क्या हो रहा है? 180 हो रहा है। मान लीजिए ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, और ये कितना है? ये 135 है, तो ये जुड़ करके आ गया 180। इसको जोड़िए, ये 5 5 10 0, 7 1 8, 7 7 1 8, 6 6 1 7 1 8, 6 1 7 1, 178। तो क्या ये दोनों का सम 180 आ रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है जो इन दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है। तो ये समांतर चतुर्भुज, ये जो रेशियो दे रहा है इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। वर्ग, वर्ग का क्या कंडीशन होता है? सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। यहाँ तो सारे के सारे एंगल क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। पतंग, पतंग भी कुछ इसी तरीके से होगा। पतंग इस तरीके से होता है, तो पतंग क्या हो जाएगा? इसी तरीके का हो जाएगा कुछ। तो जो इसका कंडीशन है वो वही कंडीशन इसके साथ होने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। अब समलंब का देख लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? इस तरीके से ये और ये भुजाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। बट जरूरी नहीं है जो ये और ये भुजाएं क्या हो? आपस में समानांतर हो। अब आप देखेंगे इन दोनों का जो सम है 45 और 135, और इसका
ये कंडीशन होना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसको और इसको हमने जोड़ा तो 180 आ गया। 3 का वैल्यू ये है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 22.5 थी, ये 15, 1 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, ये तो ठीक है। 5 का वैल्यू 25, तो 5 दूना 10, 10 2 12 हो जाएगा ये यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। 1 5 दूना 10, 1 11। अब इसको जोड़िए तो मान लीजिए अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे 67 रख देते हैं, ये वाला ये रख देते हैं 67.5 और ये रख देते हैं 112.5, इन दोनों का सम तो 180 आ जाएगा। क्या इन दोनों को जो जोड़िएगा, ये जो है 45, ये 45 मान, सॉरी इसको यहाँ से हटाइए, ये अगर 45 है और ये रखते हैं अगर 135, तो क्या इन दोनों को जोड़ने से 180 आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। 135 है और यहाँ पे देख रहे हैं 6 6 3 9, 190 से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने से 180 नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज होने के लिए इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, समलंब चतुर्भुज, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये 180 के बराबर में आ गया। यहाँ पे क्या है, 67, मान लीजिए ये हो गया 67 और ये कितना है, ये है 112, 67.5 और ये क्या है 112.5। इन दोनों को जोड़िए तो 0 0 और 7 5 5 10, 0 7 2 9 1 10 और 6 1 7 1 8, 180, यानी कि इन दोनों का सम 180 आ गया। बट क्या है, ये जरूरी नहीं है जो इन दोनों का सम 180 हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी होना चाहिए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, समलम की कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल कर लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समलम, यानी कि ये चतुर्भुज 2 3 5 6 अनुपात से बना चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, समलम चतुर्भुज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकालिए। यहाँ देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल है, और 30 से क्या है 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से क्या है 70। यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 4 7 9 10 12 और 6। यहाँ से संचयी बारंबारता निकालेंगे, 2 4 2 6 7 6 13 13 7, 13 7 क्या हो जाएगा 20, 20 2 22, 22 10 32, 30 10 40, 40 और 2 2 4 44, 44 6 50। इन सब को जोड़िएगा तो यही आने वाला है, तो 50। तो n/2 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। n/2 25 आ गया। तो माध्यिका का जो वर्ग अंतराल होगा, है ना, मीडियन का जो वर्ग अंतराल होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 25 के बाद वाला जो वर्ग अंतराल कौन सा है, 40 से 50, है ना। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस व्हाट, n/2 माइनस CF, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। लोअर लिमिट यानी कि 25 से बाद का 32 है और इसका जो वर्ग अंतराल है 40 से 50 है, तो लोअर लिमिट आ गया 40 प्लस n/2 हमने अभी निकाला 25, और CF क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे 25 के बाद वाला जो वर्ग अंतराल है उसके पहले वाला जो संचयी बारंबारता है वो होता है CF। तो ये हो गया 22 बट्टे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 10, और हाइट कितना है 40 और 50 दोनों के बीच का गैप कितना है 10, तो 10 से 10 खत्म। यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 25 में से 22 गया तो कितना हो जाएगा, 22 और 3 25, 3, यानी कि 43 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि माध्यिका जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, 43। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले जो वर्ग अंतराल है और यहाँ बारंबारता है उसकी मदद से हम पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद यहाँ पे n/2 इन सब को जोड़ने के बाद और उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें n/2 मिल जाता है। और n/2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल निकालेंगे, है ना। यहाँ ये निकलने के बाद वर्ग अंतराल निकालेंगे, और वर्ग अंतराल के निकालने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला मीडियन का दिया हुआ है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, इसमें पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दायां पक्ष है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में इनमें से निकालना है। तो 1 प्लस साइन क्या है, a अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना कर देते हैं, ठीक है। ऊपर भी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्योंकि काटने के बाद 1 आ जाएगा, और इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कैसे। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या दे देगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, ये भी स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, और उस पर में क्या है, रूट है, तो रूट से स्क्वायर खत्म। अब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे क्या है, कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए साइन ए बट्टे कॉस ए, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3a² x² प्लस 8abx द्विघात समीकरण का प्रश्न है, इसको ब्रेक करना है। 3a² x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे सेंटर वाले को ब्रेक कर लीजिए, 4 तिये 12, 6 और 2 12, 6 दूनी 12, यानी कि 6abx प्लस 2abx दोनों जुड़ करके 8abx देगा, प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में 3 का मल्टीपल है तो 3, ax दोनों में है तो ax कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ax, है ना, 3a² x² और प्लस 3 दूनी 6, 2 ax खत दोनों बाहर आ गया, तो रह गया कौन सा, बीच b रह गया, तो 2b, 3ax ax और प्लस 2b प्लस 2 कॉमन, और यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, दोनों में b है तो b कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, ax और प्लस वट 2 दूनी 4, 2, एक b बाहर आ गया तो एक b रह जाएगा, इज इक्वल टू ax प्लस वट 2b और इंटू 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -2b अपॉन ए, और एक x का वैल्यू आ जाएगा -2b अपॉन 3a। तो देख लीजिए कौन सा है, -2b अपॉन ए, -2b अपॉन ए, -2b अपॉन 3a, -2b अपॉन 3a, -2b अपॉन ए और -2b अपॉन 3a, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई तालिका एक निश्चित कंपनी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं लाख के उत्पादन में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की घरेलू वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में एक वर्ष में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई है और वह किस वर्ष है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, 2018 में वस्तु Q, 2017 में वस्तु P, 2017 में वस्तु S, 2018 में वस्तु R। निम्नलिखित में से किस प्रकार की घरेलू वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में एक वर्ष में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, यानी कि परसेंटेज वृद्धि जो है वो किस में सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन की हेल्प से देख लेते हैं, 2018 में Q, 2018 में ये रहा Q का कितना है 95,
कितना 90 से 95 कितना बढ़ रहा है 5, कितना परसेंट बढ़ रहा है 90 से 95, ये 90 गुने 100, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 50/9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, यानी कि 5.5% सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो एक वर्ष में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज किस वर्ष है, तो ये हो गया 2017 में। क्या है 2017 में वस्तु पी, 2017 में पी क्या है, ये है 72, कितना बढ़ रहा है 70 से 72, 2 बढ़ रहा है 70 गुने 100, 0 से 0 खत्म, 10 दूनी 20/7, 7 दूनी 14, 6 0 सत्ते सटा थे 56 है ना, 2.8%। तो ये सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं 2017 एस, 2017 एस 90 से 100, यानी कि 10 बढ़ रहा है बटे 90 गुने 100, 0 से 0 खत्म, 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 9 एकम 9, यानी कि 11.1%। उसके बाद वस्तु 2018 में वस्तु आर, 2018 में क्या है वस्तु आर 70 से 80, 70 से 80 बढ़ रहा है, यानी कि इसमें भी 10 बढ़ रहा है। 10 कितना 70 से 80 10 बढ़ रहा है, तो 10/70 गुने 100, 0 से 0 खत्म, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, यानी कि 14.2 समथिंग आगे भी जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसी में दिख रहा है, ये 5.5 है, ये 2.8 है, 11.1। सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है 2018 में वस्तु आर में वार्षिक वृद्धि सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। तो 0.27 को P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। तो 2 7 में से जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। ये हो जाएगा 25/90, 50 25, 18 पंचे 90, 5/18, 5/18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धनराशि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक संयोजन की स्थिति में समान अवधि के लिए समान दर से समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले पी निकाल लेते हैं। ब्याज कितना दिया हुआ है 1000, पी हमें नहीं पता, सिंपल PRT/100, 8 दूनी 16/100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 ये हो जाएगा 25, यानी कि 250, 25 25 से 625, यानी कि पी का वैल्यू आ गया 625 0। अब यहाँ से 8% है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी कि 25 2 27, 25 2 27, कितने वर्ष की बात हो रही है 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष कैलकुलेट करेंगे, 25 25 से 625, 27 27 से कितना हो जाएगा 7 49, 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 2 3, 2 दूना 4 3 7, यानी कि 27 को 27 से गुना कीजिएगा तो 729। और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 104 हो गया। अब 625 0, यानी इसका वैल्यू जो है P 625 बराबर कितना है 625 0, यानी कि 1 बराबर कितना 10, तो 1 बराबर 10, तो 104 बराबर क्या हो जाएगा 104 गुने 10, 104 पे क्या आ जाएगा 1 0, 104 पे 1 0, 104 पे 1 0, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये तो यूनिट में निकला है ना 104, हमें निकालना है रुपीज़ में। 104 पे 1 0, क्यों, क्योंकि 625 0 के बराबर है। ये क्या है, ये पी। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये होता है पी और ये होता है अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है CI होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। रेगुलर वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या हो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।